हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि CBT 1 कुछ समय में होने वाले हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कब होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो उसके लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे, तो जिसमें मैंने लिया है एग्ज़ाम बेस्ड संभावित प्रश्न को, जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए देखिए, और इसमें अच्छे तरीके को सीखेंगे कि कम समय में कैसे किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जहाँ तक संभव हो उसको उस तरह करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी उसे 23% का लाभ अर्जित करता है। फिर भी जो है वह 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु का विक्रय मूल्य पर 1840 रुपये लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट तो समझते होंगे, रेशियो मेथड, उसी से हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिससे कि आसान होगा करना। तो समझिए यहाँ बात को। देखिए, क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस मानेंगे, यानी चिन्हित मूल्य, जिसको मार्क प्राइस आप लोग कहते हैं। अंकित मूल्य पर 18% छूट पर बेचता है तो एक सेलिंग प्राइस होगा, यानी विक्रय मूल्य। क्या इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, MP मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे दोस्त ना समझे। MP मतलब मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। बिल्कुल आराम से करेंगे, लेकिन आपको जो तरीका शॉर्ट में आंसर देगा वो उस तरीके को बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और एक होता है CP, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी क्रय मूल्य। ये तीन चीज़ हमें देखने मिलता है। हालांकि लाभ हानि से जो रिलेटेड क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से तो बहुत सारे बात होते हैं, लेकिन मेजरली जो है यहाँ पर तीन बातें ध्यान रखनी है, जिसको ये कहते हैं। तो चलिए, एक होता है CP, इन तीनों का मैं रेशियो लूंगा। अब रेशियो कैसे लूंगा, देखिए, अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 है। मान लीजिए कि जो अंकित मूल्य है वह 100 है। 100 पर 18% छूट पर बेच रहा है, यानी 100 पर वो 18% छूट दे दिया, तो इसका मतलब वो बेच कितना पर आया। तो मेरा कहने का मतलब समझिए, 100 का वो 18% छूट दे दिया, तो इसका मतलब वह 82% पर बेच रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। इसका मतलब को वह बेच रहा है 82 में, 100 के सामान को वह 82 में बेच रहा है। मैं यहाँ पर कटा नहीं रहा हूँ, आगे कटाऊंगा। हालांकि यहाँ पर मैं रेशियो कटाकर भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे। उसके बाद कहता है कि फिर भी उसे 23% का लाभ हुआ होगा। फिर भी उसे 23% का लाभ अर्जित करता है। तो मान लीजिए कि उसने जो खरीदा होगा वो भी 100 रुपया में खरीदा होगा, लेकिन वह 23% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 के सामान पर वह 23 एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इसका मतलब उसने 123 में सामान को बेच रहा है। जिससे कहने का मतलब मेरा समझिएगा कि कोई वस्तु 100 की है, आप 10% लाभ कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस वस्तु को आप कितने में बेचिएगा, 110%, है कि नहीं। कोई वस्तु मैं कहता हूँ कि अगर 100% की है, उसको 10% आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो 110% पर बेच रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो सेम कंडीशन कि मान लीजिए कोई वस्तु को मैंने 100 में खरीदा और 123 में बेच रहा हूँ, ये बात मैंने कहा। और दूसरा यहाँ पर था कि मान लीजिए चिन्हित मूल्य 100 था और उसको चिन्हित मूल्य से मैंने 18% छूट पर बेचा, यानी 82 में बेचा।
क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो देखिए, अब इस तरह से लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, लेकिन सेम तो हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पर 82 है, यहाँ पर 123 है, तो इन दोनों को आप सेम करने का कोशिश कीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को जो है आप सेम करने का कोशिश, बराबर करने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि इन दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 2 से कटा दूँ तो ये 41, इसको 2 से कटा दूँ 50। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक, तो अब मैं 41 को अगर 3 से गुना, मेरे पास क्या अनुपात आया, 50:41। कहूँ कि इस 41 को आप 3 से गुना कर दीजिए इस पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा, क्या 123 होगा क्या। और ये जब मैंने इसको गुना किया तो अनुपात में दोनों चीज को गुना करना होता है, तो ये 50 दिया ही 150, तो ये घुमा फिरा के जो रेशियो बन जाएगा 123:150। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसके बदले में मैं लिख सकता हूँ 123:150। हालांकि आप और भी यहाँ पर दूसरे मेथड से आप इसको MP, SP और CP का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहीं ना कहीं इस तरह की रीजनिंग में प्रश्न बनाए होंगे, या अनुपात जो रेशियो प्रोपोर्शन जो होता है तो उसमें आपने बनाया होगा। जैसे A/B रहता है, अगर दे दे कि 5:6, B/C कह दे कि 4:3 है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि A/B/C, क्या इस तरह से पूछ लेता है। तो इसको आप कैसे फाइंड करते हैं, तो वही यहाँ पर लगा सकते हैं आप लोग। इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए, मैंने दोनों SP को बराबर कर दिया, तो इसको 123, तो ये तो 150 है, इसको 150 और ये 100। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। भले ही देखिए दोस्त, हमें समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो तरीका आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, जिससे कि आप एग्जाम में कम समय में बना सकते हैं। अगर छोड़ कर जाइएगा तो आपका नुकसान है। अगर सोचिएगा कि सब्सक्राइबर कम है तो क्या ही कंटेंट मिलेगा, तो आपकी ये भूल है। तो समझिए, इसने कहा कि लाभ जो है 1840 रुपया है। तो लाभ कब होगा कि जब आप, मैं इधर मिटा रहा हूँ, इस बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। 1 मिनट, चलिए देखिए लाभ कब होता है, जब आपको कुछ रुपए में खरीदते होंगे और उसमें कुछ ज़्यादा में बेचते होंगे, यही ना। यानी SP में CP को घटाते हैं तभी जाकर लाभ होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि आप 5 में खरीदें 10 में बेचें, तो आप कैसे निकालिएगा लाभ, यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाइएगा तभी तो लाभ निकलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे। तो सेम कंडीशन यहाँ अनुपात में ही देख लीजिए। विक्रय क्रय मूल्य क्या है, CP है, और विक्रय मूल्य क्या है, SP। यानी 100 से ये कितना ज़्यादा, 23 ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर लाभ जो अनुपात में लाभ हो रहा है वह 23 का, और रियल में जो लाभ कह रहा है कि वो 1840 है। रियल में लाभ कितना है, 1840। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अब हमको पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य, यानी हमें 150 अनुपात का मान चाहिए। कितना चाहिए, क्योंकि मार्क प्राइस क्या है 150, अनुपात में क्या है 150। तो ठीक है, तो हमें 150 का अनुपात का मान चाहिए। तो यहाँ से मैं 1 अनुपात का मान निकालना चाहूँ, अनुपात 1 का मान, तो ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, यानी 80 बार में कटेगा। कितना बार में, 80 बार में। तो 1 अनुपात का मान 80, तो 150 अनुपात का मान कितना होना चाहिए। तो आप 1 को 150 से गुना कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो आप 80 को भी 150 से गुना कर दीजिए ना। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो ये 150 हो जाएगा अनुपात में, और रियल में ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 15 × 20 से, और 2 जीरो एक्स्ट्रा चिपक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12,000, है ना। अच्छा प्रश्न। तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें टोटल
जो तरीका होनी चाहिए उस तरीके को मैंने बताया, भले ही टाइम ज़्यादा लगाओ, उसको नहीं सोचना। अगर आप अभी इस टाइम को देखते हैं कि हम इतना टाइम में कराएं, तो आप कहीं ना कहीं गलत नज़रिए फंस जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, मेरा कराने से क्या फ़ायदा। अगर मान लीजिए आप समझ ही ना पाओ, तो करने का तो मैं इसको बहुत कम समय में कर देता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझा कर करने का कोशिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 4 घंटे के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या होगी? ठीक है, तो देखिए मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर बनाने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। ना तो आप कोशिश कीजिए बनाने का। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन आगे में स्क्रीन पर आपके आए, तो उसको आप रोकिए, बनाइए, फिर जाकर देखिए। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं तो हूँ ना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो चलिए, हमसे पूछा क्या है? औसत गति। तो औसत गति के लिए आपको तो फार्मूला पता होनी चाहिए क्या होता है। औसत गति के लिए कुल दूरी, यहाँ पर औसत गति के लिए जो होगा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, ये चीज होता है। तो हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है कि दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर तो आप जानते हैं क्या होता है, चाल इंटू समय, है ना। तो मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 6 घंटा में चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं दूरी बराबर चाल इंटू समय। बात को समझ रहे? तो देखिए हमें दूरी कुछ यहाँ पर कुछ दूरी लगा होगा, मान लीजिए d1, जो कि कितने की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। तो यहाँ से कितना दूरी आया, 180 किलोमीटर। ये क्या है, चाल और समय। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो अब ये एक दूरी निकल गया, दूसरा दूरी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ d2, यानी डिस्टेंस, दूसरा दूरी। तो यहाँ पर चाल क्या है, 45 किलोमीटर पर घंटा, समय कितना लग रहा है, 4 घंटा। तो 45 गुना 4 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। तो हमें चाहिए क्या कि औसत गति के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, अगर मैं कुल दूरी की बात करूं, कुल दूरी की, तो ये क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2, है ना, d1 प्लस d2। d1 का मान कितना, 30, और d2 का मान 30 कितना, 180। d1 का मान 180 और d2 का भी मान 180। तो इन दोनों को आप अगर ऐड करते हैं कितना, 360 किलोमीटर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि मेरे पास जो व्यूवर है, जो ऑडियंस है, वो नॉर्मल है, वो एडवांस स्टूडेंट नहीं है। अगर एडवांस स्टूडेंट हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, मेरे तरीके को जानना चाहते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अब हमें कुल दूरी तो मिल गया, अब चाहिए कुल समय। क्या चाहिए, कुल समय। तो देखिए यहाँ पर 6 घंटा लगा है और यहाँ पर 4 घंटा लगा है, तो इसको t1 प्लस t2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या लिखना, t1 प्लस t2 डायरेक्ट लिखिए ना। 6 और 4 कितना हो गया, 10, और किस में है, घंटा में दोनों, तो 10 घंटा। बस आप निकाल लीजिए। अब इसमें पुट कीजिए आपका आंसर, इसमें आप पुट कीजिए वो आपका आंसर, ठीक है। तो दूरी कितना, 360, और समय कितना, 10 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सोचिएगा बहुत ज़्यादा हाई फाई पूछेगा, नहीं, हाई फाई भी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन कराऊंगा।
और नॉर्मल भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ये नहीं कि डिफिकल्ट कराने के चक्कर में नॉर्मल क्वेश्चन को छोड़ दूं ना, ये एग्जाम में भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस को ही करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो होगा उसको थोड़ा सा स्किप करके निकालिएगा, लेकिन बाद में उसको घूम कर जरूर बनाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। m बराबर -9 n बराबर 13, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसका मान हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो या तो आप चाहें तो डायरेक्ट m और n का मान पुट कर सकते हैं, mn का मान, या तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये कहीं ना कहीं किसी का होल स्क्वायर है, किसी न किसी चीज का होल स्क्वायर है। तो हमें तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि ये 5m और इधर से 4n का ये होल स्क्वायर है। अगर इसको ये आप इसको तोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, तोड़कर देखिए, नहीं इसको मतलब कि इसका होल स्क्वायर करके देखिए, इतना हो जाएगा। और ये चीज़ आपको भी नज़र आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फास्ट करें तो ये चीज़ आपको भी नज़र आना चाहिए। बस अब mn का मान पुट कीजिए ना, थोड़ा आसान लगेगा सोल्व करने में। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए अब क्या है, 5m के जगह पर क्या पुट करना है, माइनस का 9 यानी गुना माइनस का 9 प्लस 4, n के जगह पर 13 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 × 5 = 45 और प्लस माइनस -45 प्लस 13 × 4 = 52 का स्क्वायर। अब 52 में 45 घटाइएगा तो ये कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि ये 12 में 5 गया 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर तो कौन नहीं बता सकता है कि क्या होगा, 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना है, ये देखिए पकड़ने के लिए आना चाहिए कि ये किसका होल स्क्वायर है, क्या हो सकता है। थोड़ा सा आपका नज़र जो होना चाहिए थोड़ा सा तेज होना चाहिए, जो कि आप पकड़ सको। बात समझ रहे हैं? तो देखिए हो सकता है अभी भी कुछ स्टूडेंट को ना समझ में आया होगा। देखिए दोस्त, मैं फिर से बताता हूँ, ये इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहिएगा तो ये बनेगा, अगर इसको आप तोड़ना चाहिएगा तो ये हो जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट कर दिया, जिससे कि छोटा कर दिया, जिससे कि आसान हो जाए हल करने में। बात समझ रहे हैं? अगर इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा ना तो इतना जो है 25m स्क्वायर 40mn और प्लस 16n स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना सा समझने का कोशिश कीजिए। ओके, और जो क्वेश्चंस दोस्त समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चंस में टाइमिंग के साथ जो है मेंशन किया कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस को चाहते हैं कि मैं दोनों तरीका से कराऊं। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, तो कोशिश कीजिएगा कि मैं टाइमिंग, आप जो हो टाइमिंग के साथ कमेंट करें कि हाँ ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उसको जो है कि हो सके नेक्स्ट वीडियो में ले लूँ, या तो मैं उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं दोनों तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, बेसिक भी एडवांस भी दोनों तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, तो देखिए ऊंचाई h वाले खोखले बेलन, अगर इस क्वेश्चंस को बना लेते हैं ना जो भी स्टूडेंट, तो उसका समझिए कि क्षेत्रमिति कहीं ना कहीं अच्छा है। ये क्वेश्चन वाकई में ही अच्छा है। देखिए h ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन, खोखला बेलन का नाम तो सुने होंगे, बेलन दो टाइप का सुने होंगे, एक खोखला बेलन एक बेलन। नॉर्मली से जो ठोस बेलन होता है वो इस टाइप के चीज सुने होंगे। देखिए खोखला बेलन का फिगर कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश करता हूँ कि खोखला बेलन का जो फिगर है जो कैसे बनेगा। तो देखिए ये कौन सा वृत्त बन, ये तो वृत्त बन जाएगा। चलिए चलिए मैं हाथ से ही बना देता हूँ। हाथ से वही होता है, सीधा विधा लकीर होता नहीं है। तो ये टेढ़ा मत समझिएगा, ये सीधा है।
देखते हैं टेढ़ा हो जाता है। भाई पैड पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से खोखला बेलन बनता है जिसमें 2 त्रिज्या होती है। अब 2 त्रिज्या कौन कौन होती है उस बात को समझिएगा। ये जो अंदर वाला बेलन दिख रहा है ना, ये छोटी आर होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी आर। और ये जो आप अगर ये सर्किल देखते हैं, ये पूरा अगर बाहर तक मैं ले लूँ ये सर्किल, तो ये जो होगा वो बड़ी आर होगा, ठीक है। और इसकी दोनों की ऊंचाई सेम होगी, जो कि यहाँ पर दिया है h, जो कि दिया है h, ठीक है। तो दोनों की हाइट समान होगी, चाहे अंदर वाले बेलन रहे चाहे बाहर वाले बेलन रहे, दोनों की। तो खोखला बेलन कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसने क्या कहा, क्या इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, अगर इसका फार्मूला आपको नहीं पता है कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपल सा आप बेलन का तो जानते हैं ना, बेलन का यानी पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जानते हैं ना, तो उसको याद थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो बन सकता है। बात समझ रहे? जैसे मैं कहूँ कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये बाहर का क्षेत्रफल, ये बाहर का क्षेत्रफल। इसमें ऊपर वाला क्षेत्रफल इंक्लूड नहीं होगा और ना ही नीचे वाला क्षेत्रफल इंक्लूड होगा। नीचे में जो वृत्त टाइप का दिख रहा है वह क्षेत्रफल इंक्लूड नहीं होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मेरा कौन कौन सा हिस्सा आएगा, ये बाहर में एक बड़ा वृत्त है, अंदर में भी एक अन्य बाहर एक बेलन दिख रहा है, फिर अंदर में भी एक बेलन दिख रहा है। तो ये दोनों का वक्र भाग ले लेना है। दोनों का क्या ले लेना है, वक्र भाग मतलब कि जो घुमा हुआ भाग हो, ठीक है। तो कैसे समझाऊँ, 3D फिगर तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, जो कि और उतनी हमें एडिटिंग आती नहीं है कि जो मैं 3D फिगर समझा सकूँ। ओके, तो हालांकि समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा, 2 पाई छोटी r h। अंदर वाला का मैंने निकाला, इस अंदर वाले का जो ये अंदर वाला जो बेलन है उसका मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा। फिर बाहर वाला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो बाहर वाला हिस्सा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई बड़ी r h। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या बन गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर जाऊंगा। किसके ओर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आएगा दोस्त, ये ऊपर में जो ये वृत्त दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये ऊपर में 2 वृत्त दिख रहा है, तो ये तो खोखला है, ये हिस्सा क्या है, खोखला। तो ये हिस्सा इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप ऊपर से देखने का कोशिश कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऊपर से अगर देखने का, बेलना को आप ऊपर से देखिएगा, हालांकि बेलन शुद्ध बेलन नहीं है, उसमें 3 गो बेलन मिलके बेलना बना है जो रोटी बेलने वाला होता है। आप ध्यान से देखिएगा, बात समझ रहे हैं। तो कुछ ऊपर से इस प्रकार दिखेगा। तो इसके ऊपर में देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपको हॉल दिखेगा, बाकी बात ये वाला हिस्सा आपको बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा। बात समझ रहे हैं। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये जो मैं शैडो बना रहा हूँ, ये जो रंग रहा हूँ, ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस तरह से ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है ये तो वक्र आ ही गया। अब इन 2 गो जो है वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है, मेरी बात को ध्यान से समझ। तो ये तो वक्र पृष्ठीय, अब कुल पृष्ठीय, कुल बोले या संपूर्ण बोले बात एक ही है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला तो हिस्सा आएगा ही आएगा, ये जो क्षेत्रफल में आया है वो आएगा ही आएगा। 2 पाई r h प्लस 2 पाई r बड़ी r, अच्छा बड़ी r h, ये वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा। साथ में इसका देखिए, अगर मैं इस फिगर का हिस्सा क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा। तो इसमें देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन से दोस्त, बेसिक क्वेश्चन है जिसमें कि
हमें चाहिए ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल, बात समझ रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ पर दो त्रिज्या है, एक ये वाला त्रिज्या है, एक ये वाला त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या है, एक छोटी त्रिज्या है। तो यहाँ पर मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूँ तो ये क्या निकलेगा, तो मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा। तो इसमें एक बड़ी वृत्त है, तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर बड़की आर का स्क्वायर, इसमें से छोटका वृत्त घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा कि नहीं, तो माइनस पाई छोटकी आर का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो यहाँ से आप पाई पाई कॉमन भी ले सकते हैं, पाई पाई कॉमन भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज हुआ, लेकिन इस तरह का जो फिगर मिलेगा इस बेलन में, खोखला बेलन में, एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे। इसका मतलब इसको 2 से गुना कर देना है, इसका मतलब इसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना। तो यहाँ पर एगो का कितना 2 पाई यानी ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो मैं इस फिगर को अब मिटा रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है। तो आप समझिएगा, इतना समझ चुके होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको अब प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 2 पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, मैंने 2 से इसलिए गुना किया यहाँ पर कि इस फिगर में जो होगा एक ऊपर भी बनेगा और एक नीचे भी बनेगा। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? तो चलिए अब कहाँ जा रहे हो दोस्त, रुको जरा, ये तो भाग ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं हिलेगा, तो चलिए मैं इसी को हिला देता हूँ। हमसे पूछा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, इन दोनों में से ले सकता हूँ। 2 पाई h को कॉमन ले सकता हूँ, 2 पाई h। तो अंदर क्या बच गया, बड़ी r प्लस छोटी r। अच्छा, छोटी r प्लस बड़ी, कोई बात नहीं, दोनों एक ही सेम ही बात है। तो ये क्या हो गया, 2 पाई h यानी बड़ी r प्लस छोटी r। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए सेम टू सेम कंडीशन तो यहाँ भी है दोस्त, है ना, लेकिन इनमें से पूरे में से कॉमन लेना है, पूरे में से कॉमन लेना है। तो चलिए इसका मैं पूरे में से कॉमन लेता हूँ। 2 पाई इसमें भी, 2 पाई इसमें भी, 2 पाई इसमें भी, तो 2 पाई को कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर में क्या बचा है यहाँ पर, तो अंदर में यहाँ पर देखा जाए तो RH, यहाँ पर क्या बचा, बड़ी RH, यहाँ पर क्या बचा, नहीं यहाँ पर कहने का मतलब इधर क्या बचा, बड़ी R का स्क्वायर माइनस छोटी r का स्क्वायर, इस तरह से बचा। तो चलिए देखते हैं जो हो जाए। हालांकि यहाँ से भी कॉमन मैं ले सकता था, चलिए इतना मैंने पहले लिख लिया, जो भी हो आगे देख लेंगे। इतना 2 पाई RH प्लस बड़ी RH प्लस, क्या इतना को हम और कुछ भी लिख सकते हैं मेरे उम्मीद से, R1 प्लस R2 यानी बड़ी R प्लस छोटी R इंटू बड़ी R माइनस छोटी R, क्योंकि ये आप इस तरह का फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी, कुछ इस प्रकार से पढ़े होंगे। हालांकि देख लेते हैं आगे क्या काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस का बड़ी R का स्क्वायर माइनस छोटी R का स्क्वायर। तो ये 2 पाई तो दोनों साइड है, ये तो कट गया, ये कट गया। और कुछ हिसाब किताब लग रहा है क्या,
यहाँ से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा, तभी जाकर ये इसका आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। r प्लस छोटे r, इधर h भी बचा हुआ है, इधर h भी बचा हुआ है। तो यहाँ इसको मैं सोल्व करने का कोशिश करता हूँ। आर एच प्लस बड़ी आर एच, इसको मैं अगर तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस छोटी आर इंटू आर माइनस छोटी आर, आर प्लस बड़ी आर। अच्छा, यहाँ से एच भी कॉमन आ सकता है, एच आर प्लस छोटी आर, और यहाँ से एच कॉमन आ गया, इसका एच कॉमन निकाल लूँ तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आर प्लस बड़ी आर इतना प्लस, यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, आर प्लस छोटी आर, ऊपर ही कॉमन कर लेते हैं तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस कुछ बढ़िया है, बेसिक क्वेश्चंस है, जिससे कि भले ही मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चंस ना आए, लेकिन इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, अब पूरे ब्रैकेट में अगर मैं इसको इस ब्रैकेट से घेर दूँ तो ठीक है, तो यहाँ पर एच तो है, लेकिन आर प्लस बड़ी आर, यहाँ पर आर प्लस बड़ी आर, तो ये तो कॉमन आ सकता है ना, बाहर निकल सकता है ना। तो इधर जो भी है रहने देते हैं, आर प्लस छोटी आर, और इधर देखिए इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों में है, क्योंकि ये दोनों में है, इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या बच गया, तो आर प्लस छोटी आर को मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एच बच रहा है, यहाँ से आर प्लस ये इतना सा निकला, तो इससे यहाँ पर क्या बचा, एच बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, आर माइनस आर। ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये चीज़ बचा कि नहीं, क्योंकि ये तो निकल गया। तो अब देखिए दोनों साइड ये इतना सेम है, तो ये कट गया, तो बचा क्या, एच अनुपात एच प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर है ऐसा ऑप्शंस। अच्छा, जिसने मानने कहा था कि बड़ी आर मानना है और छोटी आर मानना है, और यार क्या हो जाए, एच ही कर रहा है, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये छोटी एच कर लीजिएगा, छोटी एच, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एच अनुपात छोटी एच प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर, जो कि मेरा आंसर यही आया था। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में प्रॉपर पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इसको छोटा भी कर सकते हैं, है मेरे पास ऑप्शन, हाँ ये रहा। तो यहाँ से देखिए आ गया, तो इतना कर सकते हैं, ओके। तो अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसलिए कहा कि ये क्वेश्चन अगर कर ले आप, तो आपका क्षेत्रमिति का जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएगा, तो जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट, ज़्यादा बढ़ गया, चलिए वन मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का सही वर्णन है। तो चलिए ना, सबसे पहले मूल को ही निकाल लेते हैं। ये समीकरण द्विघात समीकरण दिया, इसका मूल्य निकाल लेते हैं। तो मूल निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो मूल्य निकालने का तरीका लगाएंगे, देखिए अब इसके दो मूल्य निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो श्रीधराचार्य नियम जो होता है उसको लगाने का कोशिश करते हैं, विविक्तर डी बराबर जो होता है ना, तो उसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए x बराबर क्या आप निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर या प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। क्या ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं मूल्य निकालने के लिए? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अब b क्या है, a क्या है, तो उसको जान लेते हैं कि ये b क्या है, a क्या है। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर के जो गुणांक होंगे वह a होगा। तो x के आगे कुछ है क्या? नहीं ना, तो आप 1 मान लीजिए। x के जो गुणांक होंगे वह b होगा। x के आगे क्या है? 4√3, और यहाँ पर जो बिना चर वाला दिख रहा है वह आपका c होगा। ठीक है, तो ये आपका ABC निकल गया। बस इसमें पुट कीजिए, अब देखिए मान क्या आता है। तो b कितना है? 4√3। एक बार प्लस में लेते हैं क्योंकि दो मूल्य निकलता है। एक बार यहाँ पर प्लस माइनस लिखने का मतलब है कि एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। ठीक है, तो रूट अंडर b का मान 4√3 और स्क्वायर है तो इसका मतलब 4 चौके 16 तिया 48। अगर इसका आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज तो आपको करने के लिए आना चाहिए। -4 a के जगह पर 1 और c के जगह पर 3 ये होगा अपॉन 2 a का मान 1। ठीक है, तो यहां से हल कीजिएगा तो ये क्या आएगा? 4 रूट प्लस 48 में 4 तिया 12 गया 36। 36 का वर्गमूल कितना? 6। तो इस पूरे को हल कीजिएगा तो 6 आएगा अपॉन 2। तो ये देखिए रूट में है तो इसका मतलब हुआ वो परिमेय होगा। क्या होगा? वो परिमेय। जब भी कोई संख्या आपको रूट में दिखे, √3/4 दिखे, 2√3 दिखे, ये इस तरह की संख्या अपरिमेय होता है। क्या होता है? तो अपरिमेय। तो ये परिमेय वाला तो आंसर नहीं होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए, यहाँ पर मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या लिया? एक प्लस एक माइनस। तो एक मूल्य तो प्लस में निकलेगा, एक मूल्य माइनस में निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मूल्य समान होगा? नहीं ना कह सकते हैं। अगर ये मान इससे जो भी निकल जाता और बिना प्लस माइनस किए अगर आंसर दोनों का बराबर हो जाता, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर प्लस माइनस करके आप आंसर दोनों x का मान जो x1 और xy जो निकालते, x2 जो निकालते हैं, यानी दो लिखे मूल के दो यानी द्विघात समीकरण में कितने मूल्य निकलते हैं? 2 मूल्य निकलते हैं, निकलता है कि नहीं? तो जो एक मूल होगा जो दूसरा मूल होगा, अगर दोनों मूल बराबर हो जाता तो तब हम कहते हैं कि समान। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस होने का मतलब कि अगर इस यहाँ तो ये प्लस वाला एक आया, दूसरा क्या आएगा? माइनस वाला, है ना? दूसरा क्या आएगा? माइनस वाला। तो जब प्लस माइनस वाला आए तो क्या हुआ? एक समान हो सकता है क्या? नहीं ना, तो ये नहीं, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप लोग द्विघात समीकरण उम्मीद करते हैं कि ये भले ही रूट में हो, हालांकि ये अगर रूट में नहीं होता तब मैं इस फार्मूले को यूज ही नहीं करता। बात समझ रहे? रूट में था इसीलिए हम लोग इस फार्मूले को यूज किए, जिससे कि आसान हो गया करने में। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। और एक समान जैसे कि दूसरे जगह भी निकालते हैं तो उसमें भी 2 मूल्य निकलता है, तो इसमें भी 2 मूल्य निकला। ठीक है, तो किसी को x मान सकते हैं तो किसी को दूसरा मूल्य जो निकलेगा वो y निकलेगा, दूसरा मूल्य क्या निकलेगा वो। तो इस तरह से आप समझते होंगे, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सब अच्छा ले लें और थोड़ा सा टाइमिंग तो ज़्यादा लगेगा दोस्त। देखिए यहाँ पर रेकरिंग है, रेकरिंग समझते हैं ना, जिसको वार ब्रैकेट कहते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको कैसे करते हैं? यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न है, कहने का मतलब 0.335 और ये 35 पर वार है और इसको कह रहा है कि p/q के रूप में लिखिए और p और q एक प्राकृतिक संख्या नहीं नेचुरल नंबर है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है? p/q यानी p/q के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसको चलिए कैसे करते हैं। तो जो संख्या दिया हुआ है, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट में जो भी है पॉइंट के पहले और पॉइंट को सबको भूल जाइए। ये 3 3 5 उतारिए जस्ट का 10। और रेकरिंग कितने पर रेकरिंग था? दो संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे 2 को 9 लगाइए। जितना संख्या पर रेकरिंग उतना नीचे 9 और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नीचे में 0।
इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल इस सवाल में, इस टाइप के प्रश्न में। और जगह रहता है लेकिन यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा देंगे, उस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 335 में 3 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 332, और नीचे में कितना 990, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर कटे तो कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाकर आंसर दिया ही नहीं है, डायरेक्ट दे दिया है। अगर कटाते हैं, क्योंकि 2 से तो दोनों कट सकता है ना, 2 से ये 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, और 2 से ये 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी 166 बटे 495 भी आंसर हो सकता था, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। इसको कटाकर भी आंसर हो सकता है, बात समझिएगा, लेकिन इस डायरेक्ट आंसर दे दिया है तो आसान कर दिया है, तो मार दीजिए, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन 7 नंबर जो कह रहा है, एक चतुर्भुज के एक कोण 120 डिग्री मापता है, इसके शेष 3 कोण जो है एक दूसरे के माप के बराबर है, तीनों कोण एक दूसरे के माप के बराबर है। तो इन 3 शेष कोणों से प्रत्येक का माप बराबर है, तो कितना है, प्रत्येक का माप डैश के बराबर, यानी एक कोण का, जैसे कहने का मतलब कोई एक चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज है, जिसमें से एक कोण हमको जो दिया है 120 डिग्री दिया है। तो आपको पता होनी चाहिए कि चतुर्भुज के अंदर जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। अगर मैं कहूँ ये कोण, और इसने कहा भी है कि शेष जो 3 कोण बचा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब बराबर है, तो इसको x x मान लेते हैं, x x। तो अब इन चारों को ऐड कीजिए, तो 3x प्लस 120, और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा 360। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बस यहाँ से x फाइंड कीजिए, वही आपका आंसर। तो 3x बराबर 240, कैसे 120 को मैंने इधर घटा दिया, तो x बराबर कितना 80, यानी प्रत्येक कोण कितना है 80 डिग्री का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए, इसको कीजिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो पाई बराबर 22/7 लीजिए, ठीक है। पाई का मान 22/7 लेना है, तो ठीक है, इतना करते हैं। तो शंकु का आयतन हमें तो पता होनी चाहिए, शंकु समझते हैं ना, कुछ इस प्रकार से जो फिगर बनता है, जो बर्थडे में टोपी वगैरह पहनते हैं, या तो कोन वाला जो आइसक्रीम खाते हैं, है ना, नहीं इसमें भरा हुआ वाला जो आइसक्रीम रहता है, अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ये वाला आइसक्रीम नहीं खाया, जिसको कोन बोला जाता है, यानी कोन का हिंदी ही होता है शंकु, ठीक है। तो ये आयतन कितना है ये हमसे पूछा है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए इसमें 2 चीज होती है, इसमें ऊंचाई 2 तरह की होती है। एक ऊंचाई होता है ये वाला सिलेंड, ये वाला जो हाइट है वह तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एल से। और दूसरा हाइट जो इसमें होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये वाला हाइट होता है, सीधा सीधी खड़ंगों वाली, बात समझ रहे हैं? तो ये इस हाइट को हम एच कहते हैं, और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये आर होगा, त्रिज्या। तो देखिए मेरे पास जो दिया हुआ मान है, एल बराबर दिया है 28, और दूसरा क्या, आर बराबर हमें दिया है 21। लेकिन एक बात बताइए, आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? शंकु का आयतन अगर बोला जाए, शंकु का आयतन की बात किया जाए तो वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है, ठीक है। तो एच का मान वे ना दिया है, यहाँ पर एच का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। तो भाई एच तो फाइंड कर देना होगी, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो भाई देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला रटने के लिए नहीं बताऊंगा कि आप फार्मूला रटिए कि एच बराबर जो होगा √L² प्लस R², बात समझ रहे हैं? तो मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा। आप थोड़ा सा एक चीज़ गौर कीजिए, मैं इस तरह फिगर बनाने का मकसद मेरा है कि मैं आपको ये चीज़ दर्शाना
बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर आप गौर से देखें, थोड़ा अच्छा नजर करके देखें, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए ना, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये समकोण त्रिभुज है, तो जिसमें से H हमसे पूछ रहा है R 21 है और ये L है। अगर इधर वाली भुजा L है, ये L है, तो ये वाला भी भुजा L ही होगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास L दिया हुआ है वो 28 दिया है, यानी ये वाला भुजा हमें 28 दिया है। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला भुजा 28 दिया है, तो हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं या पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करता हूँ, या तो मैं शॉर्टकट करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, आप कहीं ना कहीं ये तीनों 7 का गुणनखंड है, तो क्या 28 को मैं 7 गुना 4 लिख सकता हूँ? आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। क्या 21 को मैं 7 गुना 3 लिख सकता हूँ? इसको 7 गुना 3। तो बस अब यहाँ से आपका ध्यान थोड़ा सा भटकना चाहिए कि 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, तो इसमें भी 7 होना चाहिए। गुना में कुछ एक्स्ट्रा चीज आएंगे, गुना में कुछ एक्स्ट्रा चीज आएंगे। तो ये क्या कर्ण, ये क्या आधार, कुछ भी मान सकते हैं इसको, आधार या लंब। तो बस यहाँ पर 4 3 का ही ट्रिप अति लगा दीजिए ना, मतलब पाइथागोरस। तो 4 चौक 16, 3 3 9, 16 हो गया 7, तो √7 गुना √7। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ना, तो जल्दी बनेगा, यानी ये √7 आएगा। अगर इतना भी नहीं समझ सकें तो आप सिंपल सा लगा लीजिए, पाइथागोरस फार्मूला आप लगाने जानते होंगे। जैसे मैं कहता हूँ, हालांकि मैं तो ये चीज़ बताने का कोशिश करता हूँ कि आप जल्दी कैसे कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चंस को। अगर मान लीजिए कि आप सूत्र भूल गए तो कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ मैं बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास 28 है और ये चीज़ मेरे पास क्या है, 21 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 21 ही तो है ना, और यहाँ से यहाँ तक 28 तो ही है। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाइए, तो 28 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस इस भुजा को कुछ भी मान सकते हैं। तो इस भुजा को हमने क्या माना कि h, ये क्या है h, तो इसको h मान लीजिए ना, h स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर 784 होना चाहिए। मेरे मिस से देख लेते हैं, 784, इसीलिए मैं वहाँ पर शॉर्टकट किया। मैं 21 का स्क्वायर 441 माइनस इधर कर दिया, तो यहाँ बचा एच स्क्वायर। घटाइए कितना, तो ये 4 में 3 और इधर इधर बच गया 5, 7 में 4 गया 3 और इधर 7 में 4 गया 3, तो इतना 333। ये तो गंदा सा लग रहा है, कहीं मैंने स्क्वायर तो गलती तो नहीं कर दिया। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 8 64 और 2 दूनी 4, 4 8 7, 784 आ रहा है। ठीक तो है, ठीक है। तो चलिए इतना आया, तो इसको कहीं ना कहीं मैं तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर 3, ये 3, ठीक है। तो h बराबर इतना आया है, h बराबर इतना, h स्क्वायर बराबर। तो आप यहाँ से h बराबर अगर फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, h बराबर √333। इसीलिए मैंने शॉर्टकट किया कि ये कैलकुलेशन करने से मैं बच सकूं। बात समझ रहे हैं, और आपको भी करनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो अब इसको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7√7 आ रहा है, 7 तो ये कहीं ना कहीं 7 गुना 7 गुना 7, तभी तो 343 होनी चाहिए। उस हिसाब से तो 321 का स्क्वायर 441। ये 4 आएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4। मैं यहाँ पर पैचा ले रहा था तो 343 ही है, तो ये बिल्कुल सही आ गया।
ये कितना आ गया, h बराबर यहाँ से 7√7, ठीक है। तो h हमारा फाइंड हो गया, h हमारा क्या हुआ, फाइंड हो गया। तो बस यहाँ पर मान को पुट कीजिए, आपका आंसर तो 1/3 पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना 21 यानी 21 गुना 21, h का मान कितना 7√7, ये हुआ। बस अब कटाइए पिटाइए, देखिए आपका आंसर क्या है। 3 सते 21, तो ये कट गया, अब जो भी आएगा ऊपर गुना करके आएगा। 7 का 7, 7 ने 14, लास्ट में 4 होना चाहिए और √7 भी होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। आप इसको गुना कर लीजिएगा, उतना ही आंसर होगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया। 22 गुना 21 गुना 7√7, इसको गुना कर लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। मैं शॉर्टकट क्यों यूज करता हूँ, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं इस तरह के कैलकुलेशन से बचने के लिए, जो इस तरह का कैलकुलेशन आता है ना, उससे बचने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कैलकुलेशन से बचो, आप भी उस तरीके को सीखोगे जिससे कि जल्दी आ जाए। अभी आप डिफरेंट देखिए ना, मैं बेसिक से किया तो इतना टाइम लगा, अगर मैं इसको शॉर्टकट करता तो मैंने डायरेक्ट पता कर लिया था कि 7√7 जो है इसकी हाइट निकलेगी। तो आप भी इस चीज़ को सोचो, थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट, आज भी लगता है कि सिर्फ मैथ ही कराना पड़ेगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लगता है आज भी रीजनिंग नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है 50 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। हालांकि क्या कीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन अच्छा है तो उसको तो बताना ही तो पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो है, मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि आपको समझ में ना आए तो मेरा कराने का फायदा क्या, भले ही वो 10 क्वेश्चन से क्यों ना हो। वो 10 क्वेश्चन आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बनाने की क्षमता दे सकता है। तो इस बात को समझिए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है? तो अब देखिए, 33 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 11 गुना 3। जो भी संख्या है वह 11 और 3 से विभाज्य हो जाए तो इसका मतलब वह 33 से विभाज्य हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो देखिए, 3 से विभाज्य करने का रूल होता है कि सबको जोड़कर देखिए और उस सबके जोड़ यानी जितने भी नंबर उन सभी को जोड़िए, और उसको 3 से भाग देकर देखिए। अगर लग गया पूरे तो इसका मतलब पूरे संख्या में 3 से भाग लग सकता है। जैसे मैं कहने का मतलब 3, 4, 2, 3 है। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो 4, 2, 6, 3, 9, कितना आया 9 में क्या 3 से लगेगा भाग? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। तो बस यही चीज आपको इधर अप्लाई करना है। तो देखिए, तो 5, 2, 7, 8, 15, क्या 15 में 3 से भाग लगेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लग सकता है कि नहीं, लग जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा। अब हमें चेक करना इसको, क्या ये 11 से भी भाग लग सकता है क्या इस संख्या में? तभी तो मैं मानूंगा कि 33 से भाग लगेगा, क्योंकि मैंने 3 से तो चेक कर लिया कि हाँ इसमें 3 से भाग लग सकता है। तो 11 से भी हमें चेक करनी होगी। तो 11 से चेक करने का रूल ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैंने संख्या लिखा 4, 6, 8, 9, ठीक है, और एक संख्या बढ़ा देता हूँ 0, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट जोड़ूंगा, इधर से स्टार्ट करना है दायां तरफ से। 9, 6, 15, 15 और 8 कितना होगा 23, माइनस, अभी इसको अल्टरनेट जोड़ना है, जो एक को छोड़कर 7, 4, 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 11 ही होगा। और इन दोनों का अंतर करना है, इन दोनों का क्या करना है? अंतर करना है। तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1, 12। तो जैसे ही ये 12 आ गया तो इसका मतलब ये 11 से भाग नहीं होगा। तो 11 से भाग होने का मतलब क्या चाहिए हमें, कि अंतर जो होना चाहिए, इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वह 0 होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। -11 हो जाए चलेगा, -22 हो जाए चलेगा, +22 हो जाए चलेगा। यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो ये बात 11 से भाग करने के लिए ये रूल काम करता है। तो बस अब इसी संख्या में लगाइए
जो यहाँ पर नंबर्स है 2 5 0 8 0, तो इसी में लगाइए, इधर से जोड़ते हैं 0 + 0 0, 0 में 2 जोड़ें कितना हुआ 2। फिर अब इसको अल्टरनेट, इसको तो जोड़ लिया, तो यहाँ से अल्टरनेट 8 5 13, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 5 13 माइनस का 13, तो इसको घटाइएगा तो इसका अंतर कितना आएगा, तो माइनस का 11। तो हमने क्या कहा कि अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, माइनस का 11 आ जाए, 22 आ जाए, माइनस का 22 आ जाए, लेकिन 11 के मल्टीपल में होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो ये -11 आ गया, तो इसका मतलब इस पूरे संख्या में 11 से भाग लगेगा, और 3 से तो पहले ही हमने चेक कर चुका था कि 3 से भाग लग रहा है। तो ये इसमें 3 से भी भाग लग रहा है, 11 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब 33 से भी भाग लगेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए। एक चतुर्भुज के 3 कोनों का माप, सेम क्वेश्चन है, चौथा कोण ज्ञात कर सकते हैं, वही चीज है। इन तीनों को जोड़िएगा, चौथा कोण x मान लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ कितना आ सकता है, ये आएगा, लेकिन देख लीजिएगा एक बार आप। जी इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। इसमें जितने मैथ के क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग को ले लूँगा। रीजनिंग अच्छे सारे रीजनिंग है, मैं दिखा दूंगा कि कैसा रीजनिंग है। हालांकि जो भी मैथ के क्वेश्चन है उसको मैं ले लेता हूँ। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी, तो राजू की वर्तमान आयु क्या है। बस आप भाषा पर थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। प्रश्न में क्या है, भाषा पर आपको अगर पकड़ हो गया तो क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। जैसे मैं कहता हूँ कि राजू की वर्तमान उम्र को आप R मान लीजिए, राजू की वर्तमान उम्र को R मान लीजिए, जो इसकी वर्तमान आयु है राजू का। तो 30 वर्ष बाद राजू की आयु क्या होगी। अभी वह 8 वर्ष का है, 30 वर्ष बाद क्या होगा R + 30। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसने कहा 30 वर्ष बाद राजू की आयु, उसके 4 वर्ष पहले की आयु, किसके, राजू के 4 वर्ष पहले। राजू का अगर मैं 4 वर्ष पहले की आयु की बात करूं तो राजू की आयु में 4 घटानी पड़ेगी, है ना। तो 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगा, नहीं इसकी दोगुनी के बराबर है 30 वर्ष बाद। क्या मेरी बात का समझ रहे हैं? तो बस आपका आंसर अब सोल्व हो गया, बस इतना सा। बस आपका जो है थोड़ा सा भाषा पर पकड़ होनी चाहिए और कुछ नहीं इस सब क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर कह सकते हैं R + 30 बराबर 2R - 8। तो यहाँ से घटाइए, तो इसको इधर लेते आइए तो R बचेगा, और इसको इधर लेते आइएगा तो ये 38 बन जाएगा। ये माइनस में तो इधर प्लस में, तो R बराबर कितना निकला 38। और राजू की वर्तमान आयु को हमने क्या माना, R ही माना था, तो R बराबर क्या निकल गया 38। ये हमारा राइट आंसर 38 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में अब ज़्यादा टाइम लगने वाला है, हालांकि चलिए मैं करा देता हूँ। मात्र इस क्वेश्चन को कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लूँगा माँ के बाद क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, 1 घंटा का होने देता हूँ। तो दोस्त देखिए, मैं बहुत सारे दोस्तों ने कहते हैं कि आप एक वीडियो नहीं, दिन में आप 2 वीडियो छोड़ा कीजिए, हमें पर डे 2 वीडियो चाहिए। तो दोस्त हमें भी बहुत सारे काम रहता है, बहुत सारे चीज़ करना होता है, हमें भी थोड़ी ना मैं घर में यूं ही बैठा रहता हूँ, नहीं, हमें भी बहुत सारे काम है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है दोस्त। लेकिन मैं जितना भी करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशिएंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो एक वीडियो भी काफ़ी है। अगर मैथ रीजनिंग के लिए आप चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो भी काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं और वीडियो देखनी, तो हमारी पिछली वीडियो देखिए ना, इससे भी अच्छे सब क्वेश्चंस कराया, जिसमें कि आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो एएलपी टेक्नीशियन का जो है, एलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है फुल सॉल्यूशंस कराया, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और सिर्फ करंट अफेयर को मैंने छोड़ दिया है प्रीवियस ईयर का टोटल पेपर में। तो देखिए बेहतरीन सब क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में भी अच्छे सब क्वेश्चंस है, देखिए चेक कीजिए। और अगर चाहते हैं कि नहीं हमें मैथ और कुछ एक्स्ट्रा देखना है, तो मैं मैथ और साइंस का प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ। आपको लगभग 29 शिफ्ट का वीडियो मिलेगा मैथ और साइंस का सॉल्व किया हुआ,
उसको देखिए। अगर एक वीडियो से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी देखिए, लेकिन पिछले वाले देखिए, वहाँ से आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो कीजिए। हालांकि दोस्त अभी हमें टाइम नहीं मिलता है कि मैं 2 वीडियो बना सकूं, और अभी हमें यहाँ से उतनी कोई बेनिफिट है नहीं। बेनिफिट समझते हैं? समझ रहे होंगे। और इससे कोई जो है ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बेनिफिट से बेनिफिट वाकिफ नहीं हूँ। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी कोई हमें यहाँ पर अभी बेनिफिट वगैरह मिल नहीं रही है। जहाँ मिलता है तो वहाँ मन भी लगता है। सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और क्या बोलूं, मतलब कि आप तो समझदार हैं कि देखिए, मैं आपको एक अपने चैनल का डायग्राम दिखाऊंगा कि लगभग जो है 4000 घंटा पूरने वाला है, लेकिन आप लोग अभी तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं करवाए हैं। तो क्या है दोस्त, देखते हैं, दया नहीं आता है कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट कीजिए ना। इसका मतलब क्या है? मतलब कि आप सिर्फ देख लो, छोड़ दो, कुछ नहीं लग रहा है दोस्त। अगर पसंद आ रही है, देख रहे हैं पूरा वीडियो, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, लाइक करने में क्या जाता है, कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें और जो है अच्छे कंटेंट देनी चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो और क्या बताऊँ, समझिए। देखिए, 5 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। तो चलिए कुछ डायरेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ, दिशा की बात कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह बनाया, ऊपर की तरफ को मैं कहूँगा उत्तर है, नीचे की तरफ को कहूँगा दक्षिण है, और इधर आपके जो दाएं साइड होंगे वो पूरब होंगे, और आपके जो बाएं साइड होंगे वो पश्चिम होंगे। ठीक है, आप कॉपी में इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन उत्तर, नीचे वाले डायरेक्शन दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसने क्या कहा कि उत्तर की ओर सम्मुख करके है, यानी कितने आदमी? 5 आदमी। तो मैं 5 लकीर खींच दूंगा, 1 2 3 4 1 5 लकीर खींच दिया। और सबकी मुंडी ऊपर है, सबकी मुंडी ऊपर, क्योंकि ये उत्तर की ओर देख रहा है। आप भी देखिए ना, आप भी जिस टाइप से बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, तो ये मैंने 5 आदमी को बैठा दिया। ठीक है, भले। अब आगे देखिए, ए और बी क्रमशः पंक्ति में बाएं और सबसे दाएं छोर पर बैठा है, यानी ए जो है सबसे बाएं। इसका मतलब अगर आप मान लीजिए इधर आप सामने तरफ बैठे हैं तो आपका बायां किधर? आपका जवाब होगा कि इधर है, और आपका दायां किधर? इधर। तो इसने क्रमशः कहा ए जो है बाएं बैठा है, यानी ए को आपको यहाँ बैठा देना है और बी को इधर बैठा देना है। यही तो कहा है, इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। ठीक है, बैठे हैं। डी बी के निकटतम पड़ोसी है। डी जो है बी का निकटतम, तो बी कहाँ पर? यहाँ पर। इसका निकटतम पड़ोसी यहाँ पर डी बैठ गया। ठीक है, सी डी का निकटतम पड़ोसी है। सी यहाँ पर, यानी सी जो है डी का, तो सी को यहाँ पर बैठा देते हैं, डी का निकटतम पड़ोसी। ठीक है, और ए के बाएं से दूसरा, और ए के बाएं से दूसरा कौन? यानी सी जो है, और ए के दाएं से दूसरा, ए के दाएं से दूसरा है, यानी सी जो है ए के दाएं से दूसरा। बिल्कुल सही बात है। ऐसी भी आप दिमाग लगाइए ना, 4 व्यक्ति ताइएगा, एक को ना बचा होगा, जो बचल होगा उसी को इसमें बुझा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ए बी सी डी ई बचा होगा, तो ई को पुट कर दीजिए, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है? दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दायां किधर? इधर। इधर से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ये कौन है? ये सी बेचारा, दाएं से तीसरा। तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। क्वेश्चंस देख लीजिए, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए, करने का कोशिश कीजिएगा, आगे नहीं तो मैं वीडियो में ज़रूर कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए, इसमें कथन निष्कर्ष वाला भी क्वेश्चंस ले आऊँ, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस ले आऊँ जिसमें कि बहुतों की, कहने का मतलब हिलेगा भी नहीं बहुतों से।
तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए इस क्वेश्चंस को कल के लिए देता हूँ कि आप लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो कल मैंने पूछा था क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, हालांकि बहुत सारे दोस्त सही आंसर दिए थे, मैं भी कोशिश करता हूँ कि सही आंसर दे दूँ। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए कितना बड़ा है, 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 8। तो ये कहीं ना कहीं आगे 5, 6, 7, 8, इसका मतलब इधर जो बड़ा होगा 4 बड़ा होगा, तो इसमें 4 घटाइए 51। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 तो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कल दे दीजिएगा, कल की वीडियो में, यानी आज कमेंट में कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो बाकी बात ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगा, PDF और क्यूज टाइप क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर QR से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अगर देना भूल जाएं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी बात, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कुछ नहीं लगा है, तो आपके मन में कुछ नहीं लगा है तो थोड़ा सा मन में लगाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि पसंद तो किए ही होंगे, अगर इतना देर रुके हैं तो पसंद तो ज़रूर आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आई होगी तब पर भी सोचिएगा, तब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं आया होगा तो आप पहले ही छोड़कर निकल गए होते, है ना। और हो सके अगर आप चाहते हैं कि रियल में आप हमारे मदद करना चाहते हैं, मैं आपसे फाइनेंशियल मदद नहीं मांग रहा हूँ, बस सोशल मदद कीजिए, बात समझ रहे हैं। तो सोशल मदद आप मेरा कैसे कर सकते हैं, शेयर करके, जो भी स्टडी ग्रुप हो, भाई बंधु भाई जो भी हो, तो शेयर करके आप हमारे सोशल मदद कर सकते हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी सी चैनल को बूस्ट मिल सके, बात समझ रहे हैं, और आप भी अपने मैथ और रीजनिंग को बूस्ट कर सको। तो देखिए दोस्त, मैं इस चैनल पर आपको कोई फालतू कंटेंट नहीं दूंगा, ये बात मान लीजिए। आपका जो जेन्युइन कंटेंट होगा, जो जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, जिससे कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट मिले, उस टाइप के कंटेंट को दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन जो होगा दबा लीजिएगा, बात समझ रहे हैं, तो दबा लीजिएगा। बाकी बात और क्या बोलूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।